यस, आज हम शुरू करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। इससे पहले वाला जो इस चैप्टर का पोर्शन है अ, वो मैं अपनी पहले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। ओके, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। ओके, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। मीन्स कि जो लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है उससे रिलेटेड थ्योरीज के बारे में बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ, मतलब कि लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके रिगार्डिंग जो साइंटिस्ट्स ने जो थ्योरीज दी है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हमारी जो रिलीजियस लिटरेचर्स होती है ना, आप समझ रहे हो ना, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उससे हमें उनके अकॉर्डिंग हमारी एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। द थ्योरी हैज थ्री कोनोटेशंस। ये जो थ्योरी है इसमें मेनली थ्री कोनोटेशंस दी हुई है। मीन्स मेनली थ्री तीन बातों पे बात की हुई है, मतलब कि तीन चीजों पे बात की हुई है। वन, that all living organisms, species or type that we see today were created as such। जो हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट बात वो क्या कहते हैं कि हमारी जो आज के टाइम में हम जितने भी हम स्पीसीज देख रहे हैं, मतलब कि जितने भी टाइप की हम डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, मतलब कि जितने भी टाइप्स के हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी हम अपने इन्वायरमेंट में आप देख रहे हो कि एज सच ही जनरेट हुआ था, एज सच ही इसको क्रिएट किया था भगवान ने। ओके, सेकंड connotation क्या है, टू, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। सेकंड connotation क्या है इनकी कि हमारे हमारी अर्थ पे जितनी भी आज के टाइम में स्पीसीज है, जितनी भी डाइवर्सिफिकेशन है, ये हमेशा से ऐसी ही थी जब हमारी अर्थ का, मतलब कि अर्थ को क्रिएट किया गया, और ये ऐसी ही रहेगी जब तक हमारी अर्थ रहेगी। ओके, थर्ड क्या थी, दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी अर्थ है ना वो सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कि 4000 ईयर्स ही पुरानी है। Okay, all these ideas were strongly challenged during the 19th century। and ये जो थ्री connotations दी थी आपकी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में, ठीक है, इन तीनों की तीन कॉन्टेशंस को 19th सेंचुरी में चैलेंज किया गया, बोला गया कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसे मतलब किस बेसिस पे बोला गया, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बेगल राउंड द वर्ल्ड। मतलब ये 19th सेंचुरी में इस थ्योरी को, जो आपकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको चैलेंज किया गया। किस बेसिस पे किया गया, 19th सेंचुरी में एक सी वॉयज, मतलब कि जब समुद्री यात्रा कर रहे थे सेल शिप में जिसका नाम था HMS बेगल में, ठीक है, तो उन्होंने जो आपके चार्ल्स डार्विन है उन्होंने कुछ कंक्लूड किया उस टाइम, अपनी जो वो यात्रा कर रहे थे उस टाइम उन्होंने कुछ कंक्लूड किया। उस बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की ये जो थ्री कॉनोटेशंस हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। एंड चार्ल्स डार्विन ने फिर अपने, मतलब कि चार्ल्स डार्विन ने जो कुछ कंक्लूड किया अपनी सी वॉयज के टाइम, उन्होंने फिर उस बात को आगे रखा। चार्ल्स डार्विन कंक्लूड दैट existing living forms share similarities to various degree not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा अपनी, मतलब कि जब उन्होंने अपनी यात्रा की, जब उन्होंने समुद्री यात्रा की, उन्होंने उससे क्या कंक्लूड किया, उन्होंने क्या नोटिस किया सारे समुद्र में, मतलब कि घूम के उन्होंने कहा कि आज के टाइम में जितने भी लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो आपस में तो सिमिलैरिटीज रखती ही हैं, ठीक है, बट ये उन लिविंग फॉर्म्स के साथ भी सिमिलैरिटीज रखती है जो इस अर्थ पे बहुत टाइम पहले प्रेजेंट थी। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। डार्विन ने क्या बोला, चार्ल्स डार्विन ने बोला कि आज के टाइम में जितनी भी वैरायटी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है इन सब में तो सिमिलैरिटीज है ही, ठीक है, बट ये उन लाइफ फॉर्म्स के साथ भी सिमिलैरिटीज रखती हैं जो पहले कभी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट थी, और अब वो क्या हो चुकी हैं, अब वो विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, अब वो एग्जिट कर चुकी हैं हमारी अर्थ फॉर्म से।
बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कि उस लाइफ फॉर्म्स के साथ भी यहाँ पे सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इस अर्थ पे प्रेजेंट थी। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। अब आज के टाइम में उस टाइप की लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं भी नहीं, उनमें से कुछ एक। okay, there had been extinction of different life forms in the years gone by, just as new forms of life arose at different periods of history of earth। उन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे ना, मतलब कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट थी, जैसे जैसे वो एक्सटिंक्ट होती गई ना, साथ ही साथ में न्यू लाइफ फॉर्म्स भी अराइज होती गई। ओके, देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। उन्होंने क्या बोला है कि आज के टाइम में जो लाइफ फॉर्म्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी स्पीसीज वगैरह प्रेजेंट हैं, जितनी भी मतलब कि डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ये एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन है, मतलब कि एक धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आई हैं। ओके, ये धीरे धीरे स्पीसीज का जनरेशन हुआ, धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन आई है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन हो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की ही पॉपुलेशन है, ठीक है, या किसी मतलब कि किसी को किसी भी चीज़ की आप पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ, हम ह्यूमन बींग्स की जो पॉपुलेशन है, इनमें मतलब कि वेरिएशंस होते हैं करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना, सब ह्यूमन बींग्स सिमिलर नहीं है ना, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि कोई भी जैसे पॉपुलेशन होती है वो सिमिलर नहीं होती, उनमें वेरिएशंस होते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition। and यही characteristics क्या होती हैं, मतलब कुछ को तो अच्छे से सर्वाइव कराते हैं नेचुरल कंडीशन में, ठीक है, जैसे क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स वगैरह में। एंड कुछ वहाँ पे would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions। and उनको वहाँ से एलिमिनेट निकाल देते हैं दूसरी को, जो अच्छे से उन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रही है। मैं आपको ये बात, आपको ये जो लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। अब आप सपोज करो कि कोई टेस्ट हुआ था, ठीक है। अब टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद अभी आगे जॉब वगैरह लगनी है या कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट में क्या होता है, वेराइटीज ऑफ, मतलब कि बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे टेस्ट देने के लिए, एग्जामिनर्स यू कैन से। ओके, बट टेस्ट को वही क्लियर कर पाएंगे जिसमें वो कैपेबिलिटीज है, ठीक है। जिनमें वो कैपेबिलिटीज है वो तो आगे बढ़ जाएंगे, जिनमें वो कैपेबिलिटीज नहीं है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें है कि जैसे मतलब कि कहीं की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि कुछ स्पीसीज तो उसको अच्छे से टॉलरेट कर पा रही है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। तो मतलब कुछ स्पीसीज तो होती है उसको टॉलरेट कर लेती है, एंड कुछ स्पीसीज किसी पॉपुलेशन की ऐसी होती है उस कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रही तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डाई ऑफ कर जाएंगी। जब वो डाई ऑफ ही कर गई, ठीक है, तो उस टाइप की हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कम रह जाएगी। एंड जो उस टेम्परेचर में वहाँ पे प्रेजेंट थी, जो उस टेम्परेचर के साथ अच्छे से मतलब कि सर्वाइव कर गई, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो अपने ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनकी जो वहाँ पे उस टाइम सर्वाइव कर गए उनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, की कुछ पॉपुलेशन में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको उन कंडीशंस में बेटर वे से सर्वाइव कराते हैं, ठीक है। जैसे का वहाँ का क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत हॉट था, तो मतलब कि जो उस हॉट क्लाइमेट को कोई पॉपुलेशन है जो उस हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर गई, वो तो सर्वाइव कर जाएगी। और जो पॉपुलेशन मतलब कि वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई तो ऑफ कोर्स वो डाई ऑफ कर जाएगी, ठीक है। अगर वो डाई ऑफ कर जाएगी तो आगे उसमें मतलब कि रिप्रोडक्शन रेट भी कम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। एंड जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें रिप्रोडक्शन होगी तो उसके जैसे और ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी कंडीशन को उन्होंने बोला था नेचुरल कंडीशन। अनदर वर्ड यूज्ड इन फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अनदर वर्ड उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला, फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन समझते हो कि एक ही स्पीसीज की बहुत सारे जो वहाँ पे पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कि जो एक ही स्पीसीज के एंड जो एक ही स्पीसीज से प्रेजेंट है, ओके, या एक ही टाइप की काफी सारे प्रेजेंट है तो उनको पॉपुलेशन बोलते हैं, ओके।
अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अनदर वर्ड उन्होंने क्या यूज किया कि जो ज्यादा फिटेस्ट होएगा ना वहाँ पे, मतलब कि जो इंडिविजुअल उस टेम्परेचर उस क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा फिट बैठ रहा है वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। The fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness। एंड जो डार्विन यहाँ पे जिस फिटनेस की बात कर रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे वो उस कंडीशंस में कितना रिप्रोड्यूस कर पाए। अगर वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो अपने सिमिलर कॉपीज अपने ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बनाएंगे। अगर उनके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा आएंगे तो ऑफकोर्स वो अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। Hence, those who are better fit in an environment लिव मोर प्रोजनी देन अदर्स। ठीक है, जो वहाँ पे अच्छे से किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में अच्छे से बेटर सर्वाइव कर पा रहे हैं तो अपनी प्रोजनीज जो है वो भी ज़्यादा जनरेट करेंगे। These therefore will survive more and hence are selected by nature। इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे एंड नेचर ने उन्हें सिलेक्ट किया है। नेचर ने उन पे ये प्रेशर डाला है। जो मैं आपको एक टेम्परेचर वाली कंडीशन बता रही हूँ तो नेचर का वहाँ से प्रेशर है कि अगर आप इस प्रेशर को सहन कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे रहोगे। अगर आप इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहे तो आप डाई ऑफ कर जाओगे। अगर डाई ऑफ कर गए तो रिप्रोड्यूस नहीं करोगे। एंड जो वहाँ पे उस टेम्परेचर में मैंने कंडीशन बताई आपको, जो उस टेम्परेचर में वहाँ पे सर्वाइव कर गया तो वो और रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी मतलब ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करेगा। ठीक है, he called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution। उन्होंने जो डार्विन था उन्होंने इसको नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन का। एंड उन्होंने बोला कि यही एवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। एवोल्यूशन होने का एक मतलब कि वे है कि एवोल्यूशन ऐसे हो रहा है। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वॉलेक अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलाई आर्किपेलागो हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। अभी मैं आपको रिमेंबर कराते हैं कि एक साइंटिस्ट और थे अल्फ्रेड वैलेक जो कि नेचुरलिस्टिक थे, मतलब कि जिनको नेचर से मतलब कि अपने नेचर से बहुत प्यार था। हु वर्कड इन, उन्होंने कहाँ पे वर्क किया? मैले आर्किपेलागो में, जो एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ये एक आइलैंड का नेम है। वो भी सिमिलर कंक्लूजन पे आए थे कि जो किसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक है, बेटर वे से अच्छे वे से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, वो अपनी प्रोजनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। एंड वही वहाँ पे मतलब कि वो क्या हो गया, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया है। नेचर ने उस पर सिलेक्शन, नेचर ने उस पर प्रेशर डाला है। ओके, लेट in due course of time apparently new types of organism are recognizable। उन्होंने क्या बोला कि कुछ एक टाइम में ही क्या हुआ कि न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसिस्टर्स। उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी आज के टाइम में लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है उन सब के बीच में सिमिलैरिटीज हैं एंड वो उनका जो एंसिस्टर है मतलब कि जिससे वो बनी है वो भी सेम है। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth। मतलब पर उन्होंने क्या बोला कि जो इनके ancestors रहे हैं ना वो ये नहीं है कि अर्थ में एक ही टाइम में आए हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में आए हैं अर्थ की, मतलब कि किसी किसी इपोक में, पीरियड में या इराज में, ऐसे अलग अलग टाइम आए हैं वो। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कि जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ कोरिलेट रहा है। जैसे जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में चेंजेस आए हैं वैसे वैसे बायोलॉजिकल हिस्ट्री में भी चेंजेस आए हैं। अ कॉमन परमिशिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड एट द एंड। हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वाज थॉट्स अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। ये वो सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ही पुरानी नहीं है, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। ओके, अब मैं आपको एक बार दोबारा फिर इसको थोड़ा क्रिस्प वे में बता देती हूँ कि इसमें बताया क्या हुआ था। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स में आपके पास थ्योरीज थी यहाँ पे। एक आपके पास यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, उसमें आपको मेनली 3 कॉनोटेशंस दी हुई थी। सबसे पहली कॉनोटेशन क्या थी कि आज के टाइम में हम जितनी भी स्पीसीज देख रहे हैं, जितनी भी हम स्पीसीज के टाइप देख रहे हैं वो एज सच ही क्रिएट हुई थी, मतलब कि एकदम से ऐसे ही क्रिएट हुई थी वो। सेकंड कॉनोटेशन क्या थी कि जितनी आज के टाइम में हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, मतलब कि जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही क्रिएट हुए थे एंड ये इन फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड इज अबाउट कि जो हमारी अर्थ है वो सिर्फ 4000 ईयर्स पुरानी है।
ठीक है। बाद में 19th सेंचुरी में हमारे एक साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, उन्होंने जब अपनी सी वॉयज यात्रा की, सी वॉयज किया HMS बीगल सेल शिप में बैठ के, तो उन्होंने इस चीज़ का आइडिया लगाया, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हमारी जो अर्थ है वो 4,000 ईयर्स ओल्ड नहीं है, इनफैक्ट वो बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। ठीक है। आज के टाइम में हम जितनी भी स्पीसीज देख रहे हैं वो एज सच नहीं थी, मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ओके। और उन्होंने क्या बोला कि आज की जो लाइफ फॉर्म्स है हमारे पास, जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ में, मतलब जिस डिग्री की आज की है वो, ठीक है, आपस में तो उनमें सिमिलैरिटीज है ही। और जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जो इतना टाइम में, मतलब कि जो पहले रही है यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स, उनके साथ भी सिमिलैरिटीज शो करती है। मतलब कि आज के टाइम में जो लाइफ फॉर्म्स हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है उनके बीच में भी सिमिलैरिटीज है, एंड इनसे पहले जो बिलियंस ऑफ ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहा है, इतने टाइम में जितनी भी लाइफ फॉर्म्स आई हैं उनके साथ भी इनकी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतने जितना टाइम, जैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स बोला उन्होंने, बोला कि इतने टाइम में जब से मतलब कि स्पीसीज न्यू बन भी रही है, न्यू क्रिएट भी हो रही है एंड एक्सटिंक्ट भी हो रही है। ठीक है। ये जो एवोल्यूशन है ये एक ग्रेजुअल, मतलब कि एक स्लो प्रोसेस है। हमारी जो लाइफ आज के टाइम में जैसी प्रेजेंट है ये ऐसी नहीं थी, ये धीरे 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 इवॉल्व हुई है। ओके। एंड उन्होंने क्या बोला कि जो कोई भी पॉपुलेशन होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन, ठीक है, हम में वेरिएशंस पहले से ही प्रेजेंट थी। ओके। उन्होंने क्या बोला कि जो कोई पॉपुलेशन है ना उसमें वेरिएशंस, मतलब कि उनमें, मतलब कि चेंजेस, उनमें जो वैरायटी है, ठीक है, वो पहले से ही प्रेजेंट थी। उनमें से वो करेक्टरिस्टिक्स जिन्होंने, मतलब कि हमें जीने के लिए अच्छा, मतलब कि यहाँ पे कंडीशंस, जो हमारे पास एक नेचुरल प्रेशर डाला कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ की कंडीशंस ऐसी है, जो उन कंडीशंस में सरवाइव किया, उसका मतलब कि और ज़्यादा उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, अपनी प्रोजनीज प्रोड्यूस की। ठीक है। एंड जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग या जो भी नेचर ने प्रेशर डाला उसके अकॉर्डिंग सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो डाई ऑफ कर गए, तो उनकी प्रोजनी भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिन्होंने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, वो तो यहाँ पे बेटर वे से, मतलब कि सरवाइव कर पा रहे हैं, जो मतलब कि यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है, वो डाई ऑफ कर गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब वो यहाँ से क्या कहना चाहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो नेचर के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा था, नेचर ने उसे तो एक्सेप्ट कर लिया, एंड जो नहीं फिट बैठा वो डाई ऑफ कर गया विद टाइम। ओके। एंड इसके अलावा ये सेम जो, मतलब कि जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, बाद में एक साइंटिस्ट आए मेलाई आर्किप्लाजो, वो भी विद सिमिलर कंक्लूजन आया उनके पास भी। उन्होंने भी यही बोला कि आज के टाइम में जो भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है उनके आपस के बीच में तो मतलब कि सिमिलैरिटीज है ही है, बट उनके एंसिस्टर्स जो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, उनके साथ भी इनकी सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है। ओके। एंड वो भी मतलब कि एट लास्ट हम इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये कोई 4,000 ईयर्स ओल्ड नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। ओके। नेक्स्ट इज द व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ एविडेंसेस तो होंगे जिस बेसिस पे हम ये सब बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है ये बहुत पुरानी है, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। एविडेंसेस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। मतलब कि मतलब हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लाइफ फॉर्म्स है, इसका एवोल्यूशन हुआ है, इसके रिगार्डिंग एविडेंसेस हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से आई हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks। सबसे पहले हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है, फॉसिल्स से मिलता है। अब हमें पता होना चाहिए कि फॉसिल्स होते क्या है। फॉसिल्स ना एक्चुअली मतलब जो रॉक्स होती है ना, रॉक्स में क्या होता है विद टाइम, जो हमारी पहले लाइफ फॉर्म्स रही थी ना, ठीक है, जो मतलब कि पहले हमारी लाइफ फॉर्म्स रही थी उनके बॉडी के, या मतलब कि जो उनके हार्ड पार्ट्स थे, ठीक है, वो उनके लाइफ रॉक्स के बीच में रह जाते हैं। ठीक है। तो हमें मतलब कि रॉक्स में
जो पुरानी लाइफ फॉर्म्स रही हैं जो एक्सटिंक्ट कर चुकी है उनके हमें फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? हार्ड पार्ट्स होते हैं लाइफ फॉर्म्स के जो हमें रॉक्स में मिलते हैं। फॉसिल्स होते क्या है? मेनली फॉसिल्स जो हमारी पहले लाइफ फॉर्म्स थी उनके बॉडी के हार्ड पार्ट्स हैं जो हमें रॉक्स में मिलते हैं। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट। रॉक्स क्या करते हैं? रॉक्स सेडिमेंट कर लेते हैं, मतलब कि रॉक्स जब ब्रेक डाउन करके मतलब कि सेडिमेंट हो जाते हैं। एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। एंड ये जो अगर जब हम सेडिमेंट्स का क्रॉस सेक्शन करते हैं, मतलब कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं ना, तो इसमें जो सेडिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है वन ओवर द अदर, उसी से हमें अर्थ की इस लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स होते हैं ना, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट एजेस में बनते हैं सेडिमेंट। ठीक है, जिस सेडिमेंट की रॉक्स में हमें जिसका फॉसिल्स मिला, मतलब कि वो उस टाइम में प्रेजेंट था वो। ठीक है, मतलब कि उस टाइम की वो फॉसिल्स है। ओके, समझ रहे हो कि सेडिमेंट के बेसिस पे हम बता देते हैं कि ये मतलब उस टाइम का फॉसिल्स है एंड ये मतलब कि दूसरे टाइम का फॉसिल्स है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है, मतलब कि जो रॉक सेडिमेंट डिफरेंट एज के हैं उनमें फॉसिल्स भी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के होते हैं। प्रोबेबली मतलब कि ज़्यादातर हम प्रोबेबिलिटी यही मानते हैं कि ये उसी टाइम में डाई ऑफ हुए होंगे जिस सेडिमेंट्स में ये पाए जा रहे हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, एंड कुछ उनमें से फॉसिल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास आज के टाइम में जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन जैसे भी दिखते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल डायनासोर, जैसे कि हमारे पास डायनासोर है। अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की मतलब कि डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स की स्टडी करते हैं, तो वो हमें जियोलॉजिकल पीरियड का बारे में बताते हैं कि किस टाइम वो एग्जिस्ट हुए थे। ठीक है, किस टाइम वो एग्जिस्ट करते थे। The studies show that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans। अभी इन्हीं स्टडीज से हमें पता चलता है कि जो लाइफ फॉर्म्स है वो किस टाइम में थी, मतलब कि कौन सी टाइप की उस टाइम लाइफ फॉर्म्स था एंड वो किस जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में वो प्रेजेंट था। ये सब हमें ना फोसिल्स की स्टडी करने से पता चलता है। ओके, हैंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री। इसी तरह से मतलब कि इसी वे से हम बता सकते हैं कि जो न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ है ना वो मतलब कि हिस्ट्री में किस टाइम मतलब कि जनरेट किस टाइम आई थी ऑफ अर्थ। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इन सभी एविडेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? देखा मैंने बताया ना कि जो फॉसिल्स होते हैं ना उनकी एज को कैलकुलेट कर लेते हैं। डू यू रिकॉल द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर्स? ओके, ये हम जो फॉसिल्स के एज है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक है, इसमें पैराग्राफ में मेनली आपको क्या बताया गया है कि हमें कैसे पता चला कि हाँ ये धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, कि एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, हमें ये बताया गया इसमें कि जो पहले की लाइफ फॉर्म्स थी ना उनके ना वो उनकी लाइफ फॉर्म्स के मतलब कि जो हार्ड बॉडी पार्ट्स थे उनके हमें उनके हमें रिमेन्स मिले हैं रॉक्स में। ओके, जिनको हम फॉसिल्स बोल रहे हैं। एंड इन फॉसिल्स का क्या होता है कि जब ये रॉक्स सेडिमेंट कर जाते हैं, जब ये रॉक्स ब्रेक डाउन करके ना सेडिमेंट कर जाते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पे जब ये सेडिमेंट कर जाते हैं तो मतलब कि जिस सेडिमेंट लेयर में आपको फॉसिल्स के रिमेन मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो आपको उससे पता चल जाता है कि हाँ ये इस टाइम इस जियोलॉजिकल पीरियड में लाइफ फॉर्म प्रेजेंट थी। ठीक है, जिस सेडिमेंट लेयर में आपको रिमेन्स मिलते हैं तो उसी वजह से आपको पता चल जाता है कि इस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में हमारे पास लाइफ फॉर्म प्रेजेंट थी। ओके, तो एंड फॉसिल्स की ना स्टडी की जाती है, उनकी एज का पता कर सकते हैं हम लोग। ओके, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट से भी हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। ये तो कौन सा वे था? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या? फॉसिल्स की स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, कि हमें अपने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट से भी पता चलता है एवोल्यूशन के बारे में। Was also proposed by Ernest Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult.
एम्ब्रियोलॉजिकल स्पोर था, ये कि उन्होंने प्रपोज किया था एर्नेस्ट हैकल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस पे, मतलब कि जब उन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की स्टडीज़ की तो कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टडी करके बताया था कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, की कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब कि वर्टिब्रेट्स में तो वो प्रेजेंट होते हैं जब उनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, जब उनका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, बट जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनके जो बॉडी पार्ट्स मतलब कि एम्ब्रियो के टाइम में फॉर्म हुए थे वो एडल्ट फॉर्म में नहीं होते। मैं अब आपको दोबारा से बताती हूँ। अर्नेस्ट हैकर जो थे, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब कि जब किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम की स्टडीज करके इन्होंने बताया था कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम तो होते हैं सर्टेन ऑर्गेनिजम्स में, एंड जब वो एडल्ट बन जाते हैं तो उस टाइम तक उनका लॉस हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, the embryo of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी एक वेस्टिजियल गिल स्लिट्स डेवलप होती है जो कि हेड के पीछे वाली साइड होती है। ये एक फंक्शनल ऑर्गन सिर्फ फिश में होती है, ठीक है, और एनी अदर एडल्ट्स में जैसे ह्यूमन बींग वगैरह में भी ये बाद में जब वो एडल्ट बन जाता है तो उनमें वो प्रेजेंट नहीं रहती। मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियो टाइम में ये जो गिल स्लिट्स थी ये प्रेजेंट थी, ठीक है, बट जैसे ही हम लोग मतलब कि एडल्ट हुए तो ये मतलब हमारा जो होता है लॉस हो जाता है बॉडी पार्ट। हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसप्रूव्ड और ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। बाद में चाहे इसको मतलब कि रिजेक्ट भी कर दिया जब कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर स्टडीज की। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। उन्होंने क्या बताया कि जो एम्ब्रियोज होती हैं ये कभी भी एडल्ट स्टेजेस तक नहीं जाती एनिमल्स की। कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलैरिटीज एंड differences among organisms of today. Comparative anatomy and morphology show similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago. मतलब जब हम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज भी करते हैं तो उससे भी हमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का पता चलता है उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो आज के टाइम में प्रेजेंट है या जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्रेजेंट थे। ओके, सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। इस टाइप की जो सिमिलैरिटीज हैं इनको हम मतलब कि यूज कर सकते हैं ये इंटरप्रेट करने के लिए, आइडिया लगाने के लिए कि जो इनका एंसेस्टर है वो कॉमन था या नहीं था। For example, whales, bats, cheetah, and human, all mammals share similarity in the pattern of bones of forelimb. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे वेल्स, बैट, चीटाज एंड ह्यूमंस, इन सब की जो फोरलिम्ब की बोन्स होती है ना, इनका जो पैटर्न होता है ये सिमिलैरिटी शेयर करता है, इनमें सिमिलैरिटीज होती है। तो दीज फोरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दीज एनिमल्स, एंड जबकि इन सभी के फोरलिम्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉरलिम्स समझते, जैसे हमारे फॉरलिम्स हमारी ये हैंड्स है, हमारे फॉरलिम्स, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, हमारे hands हमारे फॉरलिम्स है। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस इन देयर फॉरलिम्स। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपको नाम दिया वेल्स, बैट, चीताज, ह्यूमंस वगैरह, इन सब में सिमिलर बोन्स होती हैं जैसे कि ह्यूमस, रेडियस, अल्ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ठीक है। Hence, in these animals, the same structure develop among different structures due to adaptation of different needs. But ये जो same structure है ना, ये different different directions में adapt हो चुकी है उनकी need के according. This is divergent evolution. इसे हम बोलते हैं divergent evolution, and these structures are homologous. And इन organs को हम बोलते हैं homologous organs. Okay, आपको समझ रहा है मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो वेल्स, बैट्स, चीताज, ह्यूमन वगैरह होते हैं इनके जो फॉरलिम्ब का पैटर्न होता है ये सिमिलर होता है, ठीक है, बट इनके जो फॉरलिम्ब होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस कर दी। हमें अपने हैंड्स से जो वर्क जरूरी लगा हमने वो किया, तो इस वजह से, ठीक है।
Comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago. ठीक है, मतलब जब हम कंपेरेटिव एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज करते हैं लाइफ फॉर्म्स के बीच में जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्रेजेंट थी या जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब हम इनके बारे में एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज करते हैं तो हमें पहले वाले लाइफ फॉर्म्स में और आज में जो लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं उनमें सिमिलैरिटीज एंड जब हम डिससिमिलैरिटीज देखते हैं तो हमें उसे आइडिया लगता है, ठीक है ना। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एनाटॉमी होती है जब हम किसी ऑर्गन के इंटरनल के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे बना है, उसमें कौन सी बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है। एंड मॉर्फोलॉजी में मेनली क्या होता है कि वो दिखने में कैसी है, हाउ द फंक्शन परफॉर्म, कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे अब सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। एंड ये जो सिमिलैरिटीज होती है ना, इनसे हम ये मतलब कि आइडिया इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि इनका मतलब कि जो एंसेस्टर है वो सिमिलर था या नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जैसे कि जो वेल्स, बैट, चीथाज एंड जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी मैमल्स हैं, ठीक है। इनमें ना सिमिलैरिटीज थी इनकी फॉरलिम्ब के पैटर्न्स में। फॉरलिम्ब समझती हो, जैसे हमारे फॉरलिम्ब्स क्या है, हमारी आर्म्स हमारे फॉरलिम्ब्स है, ठीक है। जो इनके फॉरलिम्ब्स थे उनमें सिमिलैरिटीज थी, उनके पैटर्न में सिमिलैरिटीज थी, ठीक है। बट इनके जो फॉरलिम्स थे ना, तो दीज फॉरलिम्स एंड हमारे जो फॉरलिम्स हैं, मतलब कि जैसे वेल्स, बैट्स, चीताज वगैरह की, तो इन सब के जो फॉरलिम्स है ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब क्या हुआ कि इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिससे ये बने हैं, जो इनकी कंपोजिशन वह तो सेम है, ठीक है, बट जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें जो आपके पास ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं, वेल्स, बेट, चीताज एंड ह्यूमंस में, इनके जो फॉरलिम्स होते हैं, इन सभी के फॉरलिम्स आपके पास जो बोन्स के नेम दिए हुए हैं, ह्यूमरस, रेडस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इनसे बनी होती है, ठीक है। बट फिर भी ये जो फंक्शन है ये डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे फॉरलिम्स जो है ये आर्म्स का वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे वेल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इनके जो फॉरलिम्ब है ये एज अ विंग्स वर्क करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैमल्स हैं इनके जो फॉरलिम्स हैं, ठीक है, इनमें इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर है क्योंकि ये सेम बोन से बनी है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ह्यूमस, रेडियस, अल्ना वगैरह। बट ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और बट मतलब कि ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे इनको नीड लगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट होता है कि जैसे इनको अपने फॉरलिम्स से रिक्वायरमेंट लगा वर्क करने का, फंक्शन करने का, तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन कर लिया। हैंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड्स। क्योंकि इन्हीं सभी एनिमल्स में क्या था, सेम स्ट्रक्चर थी, फोर आर्म्स सबकी सेम थी, ठीक है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में इन्होंने अडेप्ट कर लिया, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने काम करना शुरू कर दिया जैसे इनको नीड लगी, ठीक है। दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसी को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, एंड इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो इनका इनका जो एंसिस्टर होता है, मतलब कि जो इनकी जो वो होती है, एनेटमी होती है, वो सिमिलर होती हैं, बट ये जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, ये डाइवर्स हो जाते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, जहाँ पे भी होमोलॉजी का मतलब आता है उसमें क्या हुआ कि जो उनके एंसेस्ट्री थे वो कॉमन थे। अदर एग्जाम्पल्स, इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट हर्ट्स और ब्रेन्स। अदर एग्जाम्पल्स किसका है, जो वर्टिब्रेट के हर्ट या फिर ब्रेन का। In plants also, the thorns and tendrils of Bougainvillea and Cucurbita represent homology। ठीक है, जो आपके थॉर्न्स या फिर टेंड्रिल्स होते हैं बाउगेनविलिया एंड कुकुरबिटा के, वो भी होमोलॉजी शो करते हैं, मीन्स इनका भी जो एंसिस्टर हैं वो सेम है, बट ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। होमोलॉजी
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे बेस्ड होता है, मतलब कि डाइवर्ट हो गया, जैसे एक रास्ता है ना वो आगे जाके बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब कि वैसे ही ये जो होमोलॉजी है ये किस पे बेस्ड है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे बेस्ड है। वेयर एज एनालॉजी रेफर्स टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट है, जहाँ पे एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि वो सिचुएशन होती है जो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाती है, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक, ऐसे ही जो आपकी बटरफ्लाई एंड जो बर्ड्स होते हैं इनके विंग्स सिमिलर लगते हैं, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स, तो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। ये मतलब क्या है, इनकी जो एनाटॉमी है ना वो सिमिलर नहीं है, मतलब कि जिनसे जिससे ये बने हैं वो सिमिलर नहीं है, बट ये फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, हेंस एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसलिए जो एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसका रिजल्ट है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शंस एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थी वो इस टाइप से इवॉल्व हुई कि वो जिससे सेम फंक्शन परफॉर्म कर सके, बट उनमें मतलब कि सेम फंक्शंस तो वो परफॉर्म कर सकती हैं, बट जहाँ से वो मतलब कि उनका जो बट उनका जो एंसेस्टर होता है वो सिमिलर नहीं होता, ठीक है। Other examples of analogy are the eye of the octopus and of mammals or the flippers of penguins and dolphin. Other examples कौन कौन से analogy के, जो आपके octopus की eye है या फिर mammals की जो eye होती है, ठीक है, या फिर flippers of penguins and dolphin, flippers of penguins and dolphins, ठीक है। One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different group of organisms but toward the same function. One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features, मतलब कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक सिमिलर हैबिटेट में रहने की वजह से इन्होंने कुछ ऐसा अडेप्ट किया जिससे ये सिमिलर फीचर्स हो गए इनके, ठीक है। बट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके एंसेस्टर तो सेम है नहीं, बट ये फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। यहाँ पे एनालॉजी का आपके पास और भी एग्जांपल दिया हुआ है, एक तो स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में क्या होती है, रूट की मॉडिफिकेशन होती है, एंड पोटैटो जो कि एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये भी एक एनालॉजी का एग्जांपल है। मैं आपको दोबारा से मतलब यहाँ पे होमोलोगस होमोलॉजी एंड एनालॉजी के बीच में डिफरेंसेस बताती हूँ, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गेन्स कौन सी होती हैं, होमोलॉजी क्या है एंड एनालॉजी क्या होती है। अब मैं आपको खुद अपने आप एक बार एक्सप्लेन करूंगी, आप जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। होमोलॉजी ऑर्गेन्स में क्या होता है, होमोलॉजी ऑर्गेन्स में क्या होता है कि उनका एंसिस्टर सेम होता है, ठीक है। उनमें मतलब कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे अभी आपके पास यहाँ पे मैमल्स का एग्जांपल दिया हुआ था, मैमल्स का, ठीक है। मैमल्स में जैसे बैट्स, ठीक है, चीताज, ह्यूमंस, इन सब के जो फॉरलिम्स है, ठीक है, ये जो फॉरलिम्स जो इनकी होती है, फॉरलिम्स में जो बोन्स होती हैं वो इन सब में सिमिलर होती है, ठीक है। मतलब इनकी जो फॉरलिम्स है इनमें कौन कौन सी बोन्स हैं, अल्ना, रेडियस, ठीक है, ये सब बोन्स हैं इसमें, ह्यूमेरस, ओके। बट क्या हुआ कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने जैसे जैसे इनको अडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे इनको रिक्वायरमेंट पड़ी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अडेप्ट करके इनके जो फॉरलिम्स के फंक्शन है वो डिफरेंट हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, होमोलोगस ऑर्गेन्स में क्या होता है कि इनका जो एंसेस्टर है वो सिमिलर रहा है, एंड ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ओके। जैसे हम अपने फॉरलिम्ब को कैसे वर्क करते हैं, एज अ आर्म्स होती है हमारी फॉरलिम्स, क्या करती है, आर्म्स की तरह वर्क कर रही है ना। हैंड्स होते हैं हमारे, हम हैंड वाला पिकिंग थ्रोइंग वाला काम करते हैं, ठीक है। एंड जो वेल्स की फॉरलिम्स होती हैं वो कैसे, विंग्स की तरह वर्क कर रही हैं, ओके। तो ये क्या है, मतलब ये जो फॉलिम्स थी इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर रहा था वो सिमिलर रहा था, मतलब इनका जो एंसेस्टर था वो सिमिलर था, बट आज के टाइम में ये डिफरेंट डिफरेंट वे से अडेप्ट हो चुकी हैं। ये क्या हो गया, डाइवर्ट हो चुकी हैं, कि पहले सिमिलर थी, वन थी, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये डाइवर्ट हो चुके हैं। जैसे कोई रास्ता होता है ना, वो मतलब कि पहले सेम था, उसके बाद वो डाइवर्ट हो गया, दो जगह बंट गया, है ना। तो सेम थिंग हेयर, ये क्या हो चुका है, डाइवर्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये पहले कैसी थी, होमोलोगस ऑर्गेन्स थी, ठीक है, क्योंकि इनमें पहले जो इनकी फॉरलिम्स वगैरह थी, इनमें जो बोन्स हैं वो सिमिलर थी, ओके।
बट अब ये फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म कर रही है। तो ये किसका एग्जांपल आता है, इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज एनालोगस ऑर्गेन्स। एनालोगस ऑर्गेन्स में क्या होता है कि जो इनका एंसिस्टर होता है वो सिमिलर नहीं होता, ठीक है, बट ये क्या करती है टाइम के अकॉर्डिंग जैसे इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है ये सिमिलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है बाउगेनविलिया का थॉर्न एंड कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स हैं, ठीक है, ये फंक्शन सेम परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो आपके पास होमोलोगस ऑर्गेन्स का एग्जांपल है, जैसे कि बाउगेनविलिया की टेंट, बाउगेनविलिया की थॉर्न्स एंड कुकुरबिटा के टेंटल्स, ठीक है। इनका भी क्या है, इनका एंसिस्टर सेम रहा है, ठीक है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थॉर्न्स है ये इनको प्रोटेक्शन करती है ना, टेंड्रिल्स है ये इनको कहीं ना कहीं क्लाइंब वगैरह करने में हेल्प करेंगी, ओके, प्लांट्स को। तो ये क्या हो गया, इनकी जो इनका जो एंसिस्टर है वो सिमिलर रहा है, बट ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये होमोलोगस ऑर्गेन्स है और इनमें डाइवर्जेंट हुआ है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है इनमें, ओके। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो होमोलॉजी होती है वो डाइवर्जेंट पे बेस्ड होती है, ठीक है। एंड जो एनालॉजी है वो इससे बिल्कुल ही अपोजिट है एनालॉजी होमोलॉजी से। एनालॉजी में क्या होता है, यहाँ पे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब कि जिससे ये बनी है वो तो अलग होता है, बट ये फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करती है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एंड जो आपकी एनालोगस ऑर्गेन्स होती है वो किसका फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कन्वर्जेंट का, कि वो एक जगह जाके मिल गई है, कि जैसे टू अलग अलग रास्ते थे वो एक जगह जाके एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है, तो वो क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया वहां पे जाके, ओके। तो होते हैं आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। आपकी एनालोगस जो एवोल्यूशन है वो किसका रिजल्ट है, एज अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है, ठीक है। एनालोगस ऑर्गेन्स में क्या होते हैं कि जो आपकी ऑर्गेन्स होती है उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। उनका जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट है, बट वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, मतलब कि ऑक्टोपस एंड मैमल्स की जो आई होती है ये एनालॉगी स्ट्रक्चर्स हैं, एंड आपके फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, एंड जो डॉल्फिन एंड पेंगुइन के जो फ्लिपर्स होते हैं एक एग्जाम्पल वो है आपके पास एनालोगस स्ट्रक्चर का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको और दिया हुआ है, जो जो स्वीट पोटैटो होता है, जो स्वीट पोटैटो है वो क्या है, एक रूट का मॉडिफिकेशन है, वो रूट से उसका ओरिजिन हुआ है, रूट में मॉडिफिकेशन होकर आपका स्वीट पोटैटो बना है। एंड पोटैटो जो है आपका सिंपल जो पोटैटो होता है ये एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये भी आपका एक एनालॉजिकल स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल है। In the same line of argument, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry. These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कि इसी चीज के बारे में अभी तो आर्ग्यूमेंट मतलब कि डिस्कशन वगैरह चल ही रहा था। जैसे प्रोटीन्स एंड जीन्स में जहाँ पे सिमिलैरिटीज होती हैं एंड वो परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि एंड वो भी डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मतलब कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक कॉमन एंसेस्टर ही होगा, ठीक है। दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे, ठीक है। जैसे ये मतलब कि अभी टॉपिक चल ही रहा था तो उस टाइम सेम आर्ग्यूमेंट ये भी हुआ कि जिन ऑर्गेनिजम्स में मतलब कि सपोज करो कोई भी चीज है अगर उसका प्रोटीन्स लेवल पे या उसके जो जीन्स हैं, ठीक है, जो उसके जीन्स हैं या जो उसका प्रोटीन्स है अगर वो सिमिलर है, ठीक है, और चाहे वो फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है बट फिर भी हम उनको होमोलोगस मतलब कि होमोलॉजी में रखेंगे, क्योंकि ये क्या है एक बायोकेमिकल लेवल पे है, ठीक है। बायोकेमिकल लेवल पे अगर प्रोटीन सिमिलर है एंड उनका जीन भी सिमिलर है एंड वो फंक्शन सिमिलर परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम किस में रखेंगे, होमोलॉजी में रखेंगे। दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री, जो ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज अगर रहेंगी तो उसका मतलब क्या है उनका भी जो एंसेस्ट्री है वो सेम रहा होगा, ठीक है। मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, मैन ने मतलब कि कुछ ब्रीड्स को सिलेक्ट किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स की एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप, एंड मैन ने बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप की वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स को भी डोमेस्टिकेट किया था, मतलब कि अपना
वो करना, पालना शुरू किया था, है ना। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। मतलब कि जो ये इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो फार्मर्स ने शुरू किया था, ठीक है, तो इससे डिफरेंट टाइप्स की ब्रीड्स का फॉर्मेशन हुआ था। इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन फॉर द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। कि मतलब फिर ये बाद में आर्ग्यू किया गया कि जब मैन जो है अपने आप ही हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में मतलब कितनी सारी ब्रीड्स उन्होंने जनरेट कर दिया, क्या नेचर नहीं खुद जनरेट कर सकती मिलियंस ऑफ ईयर्स में, ठीक है।